हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत 3। तो उसका पाठ नंबर 6 है आपका 18वीं सदी का भारत। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब एक काम की जानकारी दे देता हूं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, हर एक वीडियो में देता हूं, फिर भी तुम लोग जो है ना ऐसे ही कमेंट करते रहोगे सर हमें चैप्टर 2 का सॉल्यूशन दे दो, चैप्टर 3 का नहीं मिल रहा, चैप्टर 5 का नहीं मिल रहा, चैप्टर 7 का कहाँ मिलेगा। भाई हर एक जो कंप्लीट बुक आपकी जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चैप्टर को करवा रखा है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, हर एक वीडियो आपके लिए बना रखी है, साथ में लिख भी रखे हैं वेबसाइट पे। अब जो जिस वेबसाइट पे लिख रखे हैं उस वेबसाइट का नाम है CCL चैप्टर। गूगल पे सर्च कर लो, नहीं कुछ झमेला पालना। तो वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो cclchapter.com। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ, ठीक है, नोट्स भी लिखे हुए हैं। तो अगर आपको लिखा हुआ पढ़ना है या नोटबुक वगैरह करनी है तो इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। और अगर आपको जो है वीडियोज़ के थ्रू समझना है उस चीज़ को तो आप समझ सकते हो, वीडियो चल ही रही है भाई। और बाकी की वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। अब प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लेना। चलो अब शुरू करते हैं इस कहानी को। इतनी आसान कहानी भाई, दिल खुश हो जाएगा। मतलब समझने का कुछ है नहीं, लेकिन वो मज़ा जो है ना अनंत लेवल का। देखो इसमें क्या हुआ था, हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले हमें एक कंसेप्ट समझते हैं। हमने अभी तक पढ़ा क्या है, हमने मुगलों के बारे में पढ़ा कि भाई मुगल आए देश के अंदर और उन्होंने सत्यानाश कर रखा था देश के लोगों का। ओहो भाई, औरंगजेब तो हरामी निकला एक नंबर का। वो तो अलग ही लेवल का बंदा था, उसने तो मतलब कट्टर मुसलमान था वो। और उसने जो है देश में जितने धर्म के लोग थे, मतलब राजपूत, जाट, और मतलब उत्तर भारत में खास दबदबा था ना, तो जाट, मराठे, हिंद, मतलब जो भी चल रहे थे मेन जो धर्म थे, वो सारे धर्म के लोगों को उसने ऐसा परेशान करा। इसने खतरनाक खतरनाक कानून लाया, जजिया कर बंद कर रखा था अकबर ने, उसको भी चालू कर दिया भाई। मतलब रुला दिया लोगों को लिटरली। और उसके चलते हो गए देश में दंगे, इतने खतरनाक दंगे, उसको मरवा के छोड़ा। अब मरना तो था भाई। अब एक मतलब एक कम्युनिटी जो है अगर खिलाफ हो जाती है तो मानने की बात है कि भाई कैसे न कैसे बच लेगा। अगर पूरा देश ही खिलाफ हो गया तो बचना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसी के चलते जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता रहा वो बेचारा पूरी ज़िंदगी, और आखिरकार मर गया, टपक गया वो। और फाइनली जो है उससे लोगों को राहत मिली, लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंका वहाँ से। तो उसके बाद में भी बहुत कुछ हुआ, बाद में अंग्रेज घुस गए देश के अंदर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई थी यार। अब वो टाइम आ चुका था जब अंग्रेजी या फिर बोल दे तो व्यापारी लोग भारत आए थे, जिन्होंने व्यापार करना था। बस भाई हमें तो हल्का फुल्का व्यापार करना है और उसके बाद में बस बैठना है यहाँ पे, ज़मीन हथियानी तुम्हारी, और कुछ नहीं करना, सिंपल। चलो ये है आपका इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल मैंने बता दिया। मतलब हमें ओवरऑल इंडिया का, देखो हमें चैप्टर का नाम समझ आ रहा है ना, 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का मतलब है 1700 से 1800 के बीच का टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड के दौरान अंग्रेज भी भारत आए थे और मुगलों के बस की कुछ रही नहीं थी इस टाइम पे, ख़त्म हो चुके थे वो। और देश में जो राजपूत थे, जो जाट राजा थे, जो बम्बई का इलाका, बेंगलोर का इलाका, कर्नाटक का इलाका, अलग अलग इलाके जो थे मेन उनके अंदर क्या चल रहा था, मेन सी जो हाईलाइट्स है वो हमें इस चैप्टर में मिलेंगी। काफ़ी बकबक कर दी और आप बोल रहे हो भाई चैप्टर शुरू नहीं करा। चल शुरू भी कर देते हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बिल्कुल से, एक एक चीज़ डिटेल में। अगर मैंने जो है ना क्विक वीडियो बना रहा हूँ, मतलब उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो है आपको क्विकली चैप्टर कवर हो जाएगा। 10-12 मिनट का जो है वीडियो मिलेंगी, वो आपको समरी टाइप की वीडियो है, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट हाँ काम चलाऊ है वो भी, ठीक है। काम चलाऊ का मतलब है कि अगर एग्जाम पास में है और क्विकली आपको चैप्टर का नॉलेज लेनी है कि चैप्टर में क्या क्या है, तो वो वाली वीडियो देख लेना। अगर एग्जाम पास में नहीं है तो आराम से देखो भाई, मज़े लेते हुए। इस वाली वीडियो में अलग ही मज़ा आएगा आपको और पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। चलो 18वीं शताब्दी के दौरान भारत आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा केंद्र बन गया था जिससे हर विदेशी राष्ट्र व्यापार कर उस पर अपना आधिपत्य जमाने को आतुर था। यानी कि समझ रहे हो, हर दूसरा देश, बाहरी देश जो है, आने वाले क्लासेज में पता लगेगा उस चीज़ के बारे में कि कैसे क्या पंगा हो रहा था, ये बाहर के लोग क्यों घुस रहे थे हमारे देश के अंदर। लेकिन जो भी था, बाहर के जो देश थे उनको भारत में कुछ अलग ही रुचि आने लगी थी। वो व्यापार करने के चक्कर में जो है, बहाना बना के जो है कब्जा करने के चक्कर में थे। भारत औद्योगिक माल के उत्पादन में एक अग्रणी राष्ट्र था। यानी कि बहुत ज़्यादा सामान जो है ना भारत से बाहर विदेशों में भेजा जाता था। यहाँ का उच्च कोटि का सूती एवं रेशमी कपड़ा जो कि दुनिया भर में मशहूर था, बहुत महंगा बिकता था। मसाले,
नील, शक्कर, औषधियाँ एवं बहुमूल्य रत्न किसी भी राष्ट्र को लालायित करने के लिए काफ़ी थे। ये वो चीज़ें थी जो विदेशों में भेजी जाती, भर भर के भेजी जाती भाई, और इतनी महंगी बिकती विदेशों में, क्योंकि कहीं और होती ही नहीं थी, और होती तो इस लेवल की नहीं होती, इस क्वालिटी की नहीं हुआ करती थी। जैसे एज कंपेयर मैं आपको बता दूँ, कंपैरिजन समझ में आएगा। एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपको आइडिया लगाता हूँ कैसा सीन था। तो एक मोबाइल फ़ोन है, कितने का आता है भाई, 10, 20, 15 हज़ार है ना, नॉर्मल सा। अब वहीं एप्पल पे चले जाओ तुम, कितना महंगा आता है। फ़ोन तो वैसा सही है, फ़ोन तो फ़ोन होता है भाई, लेकिन एप्पल कितना महंगा आता, लाख लाख तक पहुंच रहा है। तो ये जो कंपैरिजन था वही हो रखा था उस टाइम भारत के साथ में, मतलब भारत एप्पल हो रखी थी और बाकी एंड्रॉयड हो रखे थे। तो ये सीन था, उस वजह से जो है सब लोग सोच रहे थे भाई इस देश में घुस जाओ, कब्जा मारो, कुछ भी करके। 18वीं शताब्दी को कुछ विदेशी इतिहासकार अंधकार काल का नाम देते हैं। ये जो टाइम पीरियड था ना, इसको कहते हैं अंधकार काल, क्योंकि देश में मातम छा रखा था इस टाइम पे, पूरी दुनिया भर में, अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में जो है ऐसे ही दंगे हुए पड़े थे। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 18वीं सदी में भारत में विदेशी कंपनियां अपना व्यापार करने के लिए आ गई थी, और उन्होंने भारत में विशेषकर बंगाल व तटीय क्षेत्र में व्यापार आरंभ कर दिया, जिसके कारण 18वीं शताब्दी को भारत की आर्थिक उन्नति का काल भी कहा जाता है। मतलब ये वो दौर था जब भारत में, हर देश में अंधकार काल कहते हैं क्योंकि भाई हर देश बर्बाद हो रहा था, लेकिन भारत में विदेशी व्यापारी आने की वजह से भारत की तरक्की होने लगी थी, तेजी पकड़ने लगा था। भारत जो है अमीर देशों में गिना जाने लगा था, पहले से अमीर था यार, कोई दिक्कत नहीं थी। इस अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं क्या क्या है। 18वीं सदी में भारत की स्थिति क्या थी, मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे था, पानीपत की तीसरी लड़ाई, प्रमुख राज्य, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई वाला, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको, क्योंकि पिछले में भी डिस्कशन था इस सेम क्वेश्चन का, सेम ही क्वेश्चन है यार, कुछ बदलता थोड़ी ना इसमें। प्रमुख राज्य, विदेशी शक्तियों के आगमन के कारण क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि विदेशी शक्तियाँ भारत में क्यों आई थी। तो ये 2 पॉइंट पे अच्छा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जाम, अगर आप चैप्टर प्रिपेयर करते हो। बाकी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन तो करूँगा ये सारी चीज़ें यार। अब एक फैक्ट देगा, फैक्ट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं 1674 में छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था। रायगढ़ उनकी राजधानी थी ना, तो वहां पे आके वो राजा बने थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में मुगल साम्राज्य बिखर चुका था। वो तो समझ ही गए थे भाई तुम कि क्यों बिखर चुका था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कैसे लितरे लगे थे उनको। तो उस चक्कर में जो है पिटाई 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 होते होते औरंगजेब बर्बाद हो गया, और उसके बाद मुगल से लोगों को नफरत हो गई। मुगल शासकों ने जिस कूटनीति का सहारा लेकर जो साम्राज्य संगठित किया था, उसका शाहजहां और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति और गैर मुस्लिमों पर अत्याचार के कारण उसका पतन शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अनेक स्वतंत्र राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। और स्वतंत्र राज्य समझते हो ना, मतलब वो जो है जो उनके कब्जे में थे ना, उनमें अपने अपनी रियासतें बननी शुरू हो गई। तो इतना बड़ा साम्राज्य बर्बाद हो गया उनका। ये राज्य कौन कौन से थे, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, केरल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, राजपुताना, मराठा और पंजाब में सिख, ये सारे के सारे जो है पहले मुगलों के कब्जे में थे। और ये पूरा क्षेत्र लगभग पूरे भारत पे कब्जा था उनका, और उस कब्जे को इन्होंने सबने अपना अपना बना बना के उखाड़ फेंका। भाई मुगल निकलो ऐसे, कल्टी हो लो भाई, कल्टी हो लो, और एक एक करके सब जगह से उसको खदेड़ दिया गया। अब ये जितने नाम हमने पढ़े हैं इन सारों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। इन राज्यों की जानकारी कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलने वाली है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष। औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1689 में संभाजी को अपने परिवार के साथ मुगल सेनाओं द्वारा पकड़ा गया। संभाजी का कत्ल कर दिया गया और उसके बेटे साहू को बंदी बना लिया गया। संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम, जो कि 1689 से 1700 के बीच थे, तो मराठों का राजा बना। ये टाइम दे रखा है, इस टाइम के मतलब लगभग 11 साल तक वो राजा बने रहे, और उसके नेतृत्व में मराठों ने अपना संघर्ष जारी रखा। राजा राम की 1700 में हो गई मृत्यु, और मृत्यु के बाद क्या हुआ आगे पता लगेगा, वो तो भाई सरकाने के बाद पन्ना। चलो अगले पन्ने पे आ चुके हैं। राजा राम की मृत्यु के उपरांत जो है उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मुगलों के विरुद्ध शक्तिशाली संघर्ष जारी रखा। उसने अपने 4 वर्षीय बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। भाई छुटकू सा बच्चा था, उसी को बैठा दिया गद्दी पे, जो शिवाजी द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा था। शिवाजी द्वितीय, दूसरा शिवाजी, मतलब मराठों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत हो गई।
उस समय जो है साहू औरंगजेब के पुत्र आजम शाह की कैद में था। आजम शाह ने मराठों में फूट डलवाने के लिए संभाजी के बेटे साहू को भी जेल से आज़ाद करा दिया कि भाई ऐसे बवाल मच जाएगा खुद ही अपने आप ही। अनेक मराठा सामंतों ने महाराष्ट्र पहुंचने पर साहू का स्वागत किया। देखो मामला क्या था, समझो आप कंसेप्ट को। पहले वो तो था जेल में बंदी, अब सल्तनत थी भाई इतनी बड़ी, तो उसके लिए राजा चाहिए, तो राजा बना दिया था शिवाजी द्वितीय। लेकिन उन्होंने सालसाजी खेल दी। वो जो बंदा जो राजा बनने का था, लायक था, जिसको बनना था बेसिकली, तो उसको तो जेल में डाल रखा था। अब उसके बाद बचा कौन था, शिवाजी द्वितीय, तो उसको राजा बना दिया। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब अपने आप ही बवाल मचाएंगे, भाई तू कौन है, तू राजा की मैं राजा तू राजा, कोई ना कोई अपने आप ही ठोक ठूक के मर लेगा। तो इनका वो चक्कर था। अब जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचने पर साहू का लोगों ने तो स्वागत किया मराठा सामंतों ने, लेकिन ताराबाई ने साहू से किसी भी प्रकार का समझौता करने से मना कर दिया कि मैं तेरे साथ ऐसे समझौता नहीं करने वाली। मराठे दो भागों में बट गए, टूट गए मराठे, क्योंकि भाई कुछ लोग तो ठीक है, अब भाई राजा नहीं था, राजा बन गया, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि साहू को बनाओ, इसको हटा दो, ये जरूरत नहीं है हमको इसकी। प्रमुख मराठा सामंत साहू के खेमे में आने लगे। 1 जनवरी 1707 को साहू ने सतारा पर अधिकार करके 12 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। वो भी राजा बन गया, ये भी राजा बन गया, दो राजा हो गए अब मराठों के। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया, पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का तेजी से विकास हुआ। मराठा प्रभुत्व न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत में भी स्थापित हुआ। 15 दिसंबर 1749 को छत्रपति साहू जी का भी देहांत हो गया। छत्रपति समझते हो ना, छत्रपति क्यों लगाते हैं हम, आई थिंक पिछले कुछ चैप्टर्स में हमें पता लगा था। शायद चौथा चैप्टर था जिसमें हमें शिवाजी के बारे में पता चला ना, तो उसमें हमें बताया गया था कि छत्रपति उसके आगे लगाते हैं महाराज। अगर कोई राजा है मराठों के अंदर तो उसके नाम के आगे जो है छत्रपति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही सीन था यहाँ पे भी कि छत्रपति साहू जी इसीलिए लगा रखा है। अब सोचो भाई साहू जी था पहले, अब छत्रपति साहू जी कैसे बन गई, तो ऐसे बना, ये राजा था मतलब, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है छत्रपति शब्द। उनका जो है उनकी मृत्यु हो गई साहू जी की। और साहू के शासनकाल में पेशवाओं का उत्कर्ष हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र को न केवल राजनीतिक स्थायित्व और शांति प्रदान की बल्कि मराठा राज्य का भी तेजी से विस्तार किया। मराठा शक्ति न केवल दक्षिण भारत में श्रेष्ठ बनी बल्कि उत्तर भारत में भी मराठा शक्ति का लोहा माना जाने लगा। यानी कि पहले जो है ना साउथ साइड में, दक्षिणी भारत में ही जो है इनका दबदबा हुआ करता था, लेकिन साहू ने जो है उत्तर भारत में इसको फैला दिया। बालाजी विश्वनाथ एवं बाजीराव महान पेशवा थे। बालाजी ने मराठा संघ की नींव डाली। शिवाजी के शासनकाल में प्रशासन कार्य अष्टप्रधान करते थे। अष्टप्रधान भी आप जानते हो, 8 मंत्री हुआ करते थे, उनको अष्टप्रधान कहते थे, जो राजा को सलाह देते थे कि क्या करना चाहिए राजा को, क्या नहीं करना चाहिए, और उन्हें राजकोष से नकद वेतन मिलता था। शिवाजी ने ना तो जागीर प्रथा शुरू की, ना ही पदों को वंशानुगत किया। यानी कि कह सकते हो वंशानुगत क्या होता है कि वंश जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना, से राजपाट, तो वो उन्होंने नहीं किया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद यह व्यवस्था खत्म हो गई और उसके स्थान पर जागीर प्रथा शुरू हो गई। एक नई प्रथा में देखने को मिली जिसका नाम था जागीर प्रथा। जागीर आप समझते हो ना, मतलब एक बड़ा सा इलाका होता है किसी का, तो उसको वो कहते हैं ये मेरी जागीर है बेटा, निकल हमारी जागीर से, ऐसे होता है। तो पहले बड़ी बड़े इलाके हुआ करते थे, ऐसे पेलते रहते थे कि तुम हमारे इलाके में नहीं घुस सकते, तुम हमारे में नहीं घुस सकते, वो चलता रहता था। 1719 की संधि के अनुसार मराठों को 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का भी अधिकार मिला था, लेकिन बालाजी ने उसे भी विभिन्न मराठा सरदारों में जागीर के रूप में बांट दिया कि तुम थोड़ा सा तुम ले रख लो, थोड़ा सा तुम रख लो। अब ये चौथ जो है ना विदेशी कर होता था जिसके ऊपर जो है इनका कब्जा होता था, लेकिन वो जो है खुद संभालते नहीं थे उस चीज़ को, तो वहाँ से कर मिलता था चौथ नाम का, और सरदेशमुखी किसानों से कर वसूला जाता था। तो ये दोनों करों को जो है उन्होंने जागीरों के हिसाब से लोगों में ही बांट दिया, मतलब लोगों में नहीं, मतलब उनके सरदारों में, लीडरों में। ये सामंत अपने क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी वसूल किया करते थे। अब आओ विचार करें। पेशवा, इन्हें प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, ये शासन की कार्यकुशलता का ध्यान रखते हैं। प्रमुख पेशवा कुछ ये थे, पहले बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। ये हम चौथे चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं यार, सारी चीज़ें उनके बारे में अच्छे से जान भी चुके हैं, तो वही चीज़ है, ये रिपीट कर रहे हैं बस। तो दिल्ली का मुगल दरबार षड्यंत्रों का केंद्र था। भाई षड्यंत्र चलेंगे वहाँ पे, तो बवाल मचे हुए थे। इन षड्यंत्रों का कारण मराठों को दिल्ली दरबार में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1700
1752 में जो है सम्राट और पेशवा के बीच एक संधि हो गई, जिसके अनुसार सम्राट ने मरवाठों को मुगलों के अधीन क्षेत्र जैसे कि पंजाब थे, राजपूताना, सिंध, मुल्तान आदि से चोट लेने का अधिकार दे दिया कि वहाँ से भी तुम जो है कर ले सकते हो। तो भाई कर पे राजा जिंदा रहते थे, तो अब कर वहाँ पे जाने लगा तो गड़बड़ होगी ना। और इसके बदले में मराठों ने मुगलों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। मराठे बोले, मुगलों तुमको डरने की बात नहीं है, हम अगर तू कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो हम संभालेंगे, सेना हमारी होगी, कर भी हम लेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो भाई। वैसे राजा था, लेकिन राजा कहने का राजा था, बस वो कुछ कर नहीं सकता था। दिल्ली दरबार में हिंदुस्तानी अमीर और तुरानी अमीरों के दो दल थे। ये दोनों दल एक दूसरे के विरोधी थे। मराठों ने हिंदुस्तानी अमीर वर्ग का समर्थन कर दिया, क्योंकि भाई अमीर जिसके पास पैसा उसी की पार्टी में जाएंगे सब लोग, है ना। आप किसकी पार्टी में जाओगे, गरीब वाली या अमीर वाली। आप भी अमीर वाली में जाते, तो वही हाल था यहाँ पे भी। उन्होंने अमीर पार्टी का समर्थन कर दिया। मराठे इस वर्ग के साथ मिलकर सम्राटों को गद्दी पर बैठाने और उतारने लगे। तुरानी दल में ने विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित कर दिया। वो बोले कि चलो भारत में हमला करके आते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत होती है पानीपत की तीसरी लड़ाई की। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। अब ये देखो अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे जिक्र आया ना कि उन्होंने इसने तुरानी दल ने जो है बोला उसको कि जा वहाँ पे कब्जा मार, हमला कर दे। उन्होंने हमला कर दिया, उधर से बाहर से आए थे वो, और उसके साथ में अब इधर कौन संभालेगा, मराठे संभालेंगे भाई, सीधी बात है। तो मराठों ने अपना लीडर भेजा सदाशिवराव भाऊ को, और 14 जनवरी 1761 को मराठों और अब्दाली के बीच में पानीपत का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ। बहुत खतरनाक लड़ाई हुई भाई, इतनी खतरनाक थी कि पता लग जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। इस युद्ध में मराठे पराजित हो गए और अनेक मराठा सरदार युद्ध क्षेत्र में मारे गए। इतने खतरनाक लड़ाई भाई। इस युद्ध में मराठों की अपार जनहानि हुई। एक जनहानि होती है, जनता पब्लिक जो सेना होती है वो मारी जाती है थोड़ी बहुत। अपार जनहानि का मतलब है बहुत बड़ी आबादी में इनकी सेना खत्म हो गई। पेशवा की शक्तियां कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गया। वो जो उत्तर भारत में बैठा हुआ था ना, उत्तर भारत समझते हो, हरियाणा और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे जहाँ पे वो बैठा हुआ था, मराठे कब्जा मार के पूरा जो है छोड़ के भाग गए भाई। मराठे बोले हम तो महाराष्ट्र में रह लेंगे, हमें नहीं आना इधर भाई, निकल लो, कल्टी हो लो यहाँ से। वो कल्टी हो ली लिटरली, और इतनी खतरनाक कुटाई हुई, वो वापस आए नहीं कभी जिंदगी में। बहुत मतलब जितना कह सकते हो ना, उससे बुरा हाल हो गया था। जितने बहुत बड़ी आबादी में जो है सैनिक उनके मारे गए थे, लीडर्स मारे गए थे, और इसके चलते जो है ये युद्ध तो हारना ही था भाई। वैसे भी इतनी पब्लिक मर चुकी थी, तो वो डर गए बहुत ज़्यादा और पेशवा कमज़ोर पड़ गए। उनके बस का वापस उठ के खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। बंगाल, अब हमें मराठों का समझ आ गया ना। पानीपत का तीसरा युद्ध, ये जो क्वेश्चन है सेम सा है पिछले चैप्टर वाला, इसीलिए मैं कह रहा था बहुत आसान चैप्टर है। क्यों आसान है, क्योंकि पहले ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी भाई हमको। पानीपत का तीसरा युद्ध हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। अब यहाँ पे आगे थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं, बंगाल के बारे में जानते हैं। 1717 में मुर्शीद कुली खां की बंगाल के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति हुई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतनावस्था से लाभ उठाकर जो है, सब लोग मुगलों के पीछे थे भाई, मुगल थे हर जगह पे, तो उन्हीं को पहलेंगे और उन्हीं के चक्कर में होगा सब कुछ। तो पतनावस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वह मुगल सम्राट के सेवक के रूप में व्यवहार करते हुए उसे वार्षिक भेंट भी भेजता रहा कि कहीं राजा भड़क जाए। और हम मतलब ऐसा था सीन की भाई, ना तो दूर जा रहा उससे अलग होके बिल्कुल, नहीं तो वो हमले नहीं कर देंगे बेफालतू में, तो कुटाई भी नहीं चाहिए उनको। और आराम से जो है प्यार से जो है वो धीरे धीरे खिसक रहे थे मुगलों से दूर, अपने साम्राज्य को हटा रहे थे। मतलब मुगलों से रिश्ते नाते धीरे धीरे कम करते जा रहे थे वो एक तरीके से। उसने बंगाल में शांति स्थापित की और विद्रोही जमींदारों पर नियंत्रण रखा। मुर्शीद कुली खां को 1727 में मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। उसके बाद अब ये सोच रहे होगे, एक कमाल की बात बताता हूँ, आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो तो देखो, ये जो है सूबेदार के रूप में नियुक्ति हुई 1717 में, 1727 में मर गए। भाई ये शासक इतनी जल्दी जल्दी क्यों मर जाते हैं? 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ एक शासक हुए हैं जो 40-50 साल टिके हैं, नहीं तो भाई 10-20 साल में कल्टी हो रहे थे। बहुत सारे तो 2-2, 3-3 साल के ही थे बस। और ऐसा क्यों होता था हमें, मतलब आप देख लेना, कहीं पे भी देख लेना, इतिहास में इतना ही है बस, ज़्यादा नहीं टिकते राजा। क्यों? क्योंकि भाई रोज की रोज लड़ाई होती रहती है, कहीं ना कहीं वो कल्टी मरवा देते हैं, कोई भी ठोक देता है जाके, धोखा, बड़े बहुत सारे बवाल होते हैं देश भर के अंदर। तो उस चक्कर में जो है यहाँ पे राजा नहीं टिक पाते, तो लिमिटेड टाइम उनके पास ही होता है, मतलब बनते हैं लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद जो है उनका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का राजा बन गया 1739 में।
उसका अयोग्य पुत्र सरफराज खां बंगाल का शासक बना, जिसे हटाकर अलीवर्दी खां ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की और 1740 में स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यानी कि वो जो राजा था वो आज़ाद हो चुका था, पहले जो कब्जा था उसका वो अब मतलब जिसको वो शासक मानते थे पहले बेसिकली वो उसको नहीं माना, अब उन्होंने आज़ाद घोषित कर लिया खुद को। उसके शासनकाल में यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में अपने व्यापार का प्रसार किया। उसने अपने शासनकाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपने नियंत्रण में रखा और अंग्रेजों को कलकत्ता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में अपनी कोठियों की किलेबंदी करने की आज्ञा नहीं दी कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। उसकी मृत्यु के उपरांत सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। ये जो है याद रख लेना, ये काफ़ी प्रसिद्ध बंदा हुआ था। अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के प्रति, अब अंग्रेज आए थे उस समय, उसका पंगा था ना सारा, तो इसीलिए ये प्रसिद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों के प्रति सावधान रहने का परामर्श भी दिया। कि सिराजुद्दौला अनुभवहीन था, यानी कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। उसका अंग्रेजों से संघर्ष हो गया नवाब के द्वारा। अंग्रेजों की किलेबंदी करने पर नवाब ने अंग्रेजों के कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। षड्यंत्रों के द्वारा अंग्रेजों ने नवाब को अपदस्थ करने की योजना बनाई, यानी कि जो राजा था ना उसको राजा से जो पद था उसका, तो उसको हटाने की योजना बना दी कि इसको खिसका दो यहाँ से, अपना खुद ही राज करने के चक्कर में थे अंग्रेज। तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई। इस योजना में नवाब के सेनापति एवं बंगाल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को लालच देकर खरीद लिया गया। वो जो मंत्री संतरी थे उनको सबको खरीद लिया पैसा के बल पे भाई। और उसके जिसके कारण जो है 1757 में एक लड़ाई हुई। याद रखना ये लड़ाई पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार। 1757 में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। अब युद्ध हारने का कारण समझ गए ना, क्योंकि भाई सेनापति और ये जो मंत्री संतरी थे वो पहले ही खरीदे जा चुके थे, फेवर में कोई था नहीं, तो हारना ही था युद्ध को। उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कुछ वर्षों के बाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ऐसी स्थिति में इनसे अंग्रेजों ने खूब धन लूटा। भाई ये तो मजे ले रहे थे अंग्रेज तो बेफालतू में आके यहाँ पे। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो बंगाल की स्थिति को सुधारना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों से अनबन होने के कारण उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सहायता की प्रार्थना की कि मेरी मदद कर दो। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम भी वहीं पर था। अतः इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाने की योजना बनाई। भाई अंग्रेज मजे ले रहे थे ना, पता लग गया कि अंग्रेजों की चालसाजी थी सारी, तो चलो अंग्रेजों को पीटते हैं। और 1764 में, यानी कि 57 के कुछ साल बाद ही है ना, मतलब 4 और 3 7 साल के बाद में 1764 में इनका अंग्रेजों से बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हो गया, खतरनाक युद्ध। युद्ध में तीनों की संयुक्त सेना हार गई। ये देखो भाई अंग्रेज की इतनी प्लानिंग से बैठे हुए थे, तीनों इकट्ठे होकर लड़े लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल कंपनी के शासन की बेड़ियां में जकड़ गया। बंगाल जो है ना अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे उनके कब्जे में आ चुका था, बंगाल पे उनका अधिकार हो चुका था। इस तरीके से उन्होंने अधिकार करा था। एक फैक्ट दे रखा है कमाल का, जानते हैं, मस्त वाला है। क्या आप जानते हैं भारत में अंग्रेजी राज्य की औपचारिक नींव 1757 के में प्लासी की लड़ाई के साथ ही रखी गई थी और 1798 में लॉर्ड मार्किवस वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। चलो अगला जो पॉइंट है, अगली जो लोकेशन थी वो थी हमारी अवध। अवध में के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सयादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। बड़ा अजीब सा नाम है। उसकी नियुक्ति 1722 में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई थी। उसने विद्रोही जमींदारों को दबाया, उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की और उनके भू राजस्व देने पर विवश कर दिया। भू राजस्व यानी कि जो जमीन के ऊपर किसानों से कर लिया जाता था ना, तो वो कर लेने पर मजबूर करा उन्होंने, जिसको वो देना नहीं चाहते थे। उनके प्रशासन एवं सेना को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। उसने अवध के किसानों की दशा सुधारने का प्रयास किया और जमींदारों के अत्याचारों से उनकी रक्षा की। उसकी 1739 में मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा सफदरजंग अवध का जो है शासक बना। उसने रूहेलों और पठानों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने मराठों और जाटों के प्रति मित्रता की नीति अपनाई और रूहेलों तथा पठानों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त की। सफदरजंग ने 1754 तक शासन किया और 1764 में बक्सर के युद्ध में यहाँ का नवाब सुजाउद्दौला जो है अंग्रेजों से हार जाता है। ये तो सबको ही पता है कि वो युद्ध हार गया था, बाद में मामला गड़बड़ा गया था, अंग्रेज मजे ले गए परी फंड के यहाँ पे। अब अगला जो पॉइंट है, अगले जो राज्य था खास बड़ा राज्य था वो था राजपूत राज्य है। अब राजपूताना के प्रमुख राजपूत राज्यों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया। देखो उधर मामला गड़बड़ था पूरे देश में, समझ रहे हो मामला क्या चल रहा था।
पूरे भारत का अगर एक मानचित्र मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है, काम चलाओ मानचित्र भाई, ठीक है। ये मत बोलना ये कैसा मानचित्र बना दिया सर आपने। देखो इस वाले में अगर हम ध्यान देते हैं ना एक चीज़ पे, यहाँ पे तो इस वाले हिस्से में अंग्रेज घुसे पड़े हैं। अब यहाँ के जो आसपास के ये वाले शासक थे, ये इधर आके अंग्रेजों को पेल रहे हैं, पीट रहे हैं। इधर मुगल घुस रहे हैं, वो दूसरों को पीट रहे हैं, और वो इधर वालों को पीट रहे हैं। तो भाई पूरे देश में दंगे हुए पड़े थे, कोई किसी को नहीं पता कर क्या रहे हैं, मतलब कौन किसके ऊपर राज कर रहा है, मामला पूरा कन्फ्यूज आए पड़ा था। अब यहाँ पे राजपूत राज्य क्या कर रहे थे उस टाइम पे, राजपूताना के प्रमुख राजपूत राज्यों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी शक्ति का पुनः विकास किया। प्रमुख रूप से आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। अब अलग अलग 3 राज्य की बात करें ना हमने, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़, तीनों का अलग अलग सीन था, छोटा छोटा सा। चलो जानते हैं क्या सीन है। आमेर के बारे में जानते हैं। आमेर के शासक सवाई जयसिंह थे। उन्होंने राजपूत राजाओं में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने 1708 में अपने पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने जयपुर नगर की स्थापना की, जो उसके बाद में उसने राजधानी बनाया, जो आज भी राजस्थान का एक सुंदर नगर माना जाता है, जयपुर। उसने कला और विज्ञान में बड़ी रुचि थी। वह अपने युग का महान खगोल शास्त्री था। उसने जो है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में वेधशालाएं भी बनवाई थी, जिसको आज हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा ना, दिल्ली में सुना होगा सबने कि दिल्ली में एक जंतर मंतर है, तो वहाँ पे समय और ये चीज़ें बताते हैं। तो वो ऐसी ऐसी 5 वेधशाला, वो जंतर मंतर एक वेधशाला थी, तो ऐसी 5 वेधशालाएं इस शासक ने बनवाई थी, सवाई जयसिंह ने। पिछले चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मारवाड़ को लेके, मतलब क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई, क्या आदत हो गई है। मारवाड़ को लेके जो है अगला पॉइंट है, यहाँ भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजा अजीत सिंह ने स्वतंत्रता की घोषणा की। ये वही राजा अजीत सिंह है जिसको मतलब बचपन में औरंगजेब मारने के चक्कर में फिर रहा था। मारवाड़ को अधीन करने के लिए मुगल शासकों ने प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे और राजा अजीत सिंह ने अपने पूर्वजों के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अब भाई बच्चा था तब तो क्या ही करता, लेकिन बड़ा होने के बाद में मुगलों से अपने पूरे क्षेत्र को वापस कब्जा लिया। अब अगला था वो था बूंदी। इस समय यहाँ राव सुरजन हाडा के वंशज बुद्धि सिंह ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसे आगे चलकर मुगल शासक फर्रुखसियर ने मान्यता भी दे दी। इस वंश ने यहाँ विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास भी किया। 18वीं शताब्दी में यहाँ कई शासकों ने शासन किया, जैसे राजा दलेल सिंह, उमेद सिंह और अजीत सिंह। राजपूत राज्य इस शताब्दी में निरंतर विकास और विस्तार करते रहे और इन्होंने अपने साम्राज्य को चरम सीमा तक पहुंचा दिया, मतलब इनकी भी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई थी। अब अगले थे सिख समुदाय। सिख समुदायों का भी हमने चैप्टर में, आई थिंक दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आसान है ये, क्योंकि भाई हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, क्या क्या सीन हुआ था, थोड़ा बहुत पता लग रहा है नया सा, ऑलमोस्ट सेम सा ये पिछले वाला। उन चैप्टर्स में डिटेल में था भाई, इसमें तो छुटकू छुटकू से बता रहे हैं। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनकी मृत्यु के बाद जो है सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इनका मुख्य लक्ष्य हो गया मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना। क्योंकि भाई मुगलों ने परेशान कर रखा था और गुरु गोविंद सिंह को तो बहुत परेशान करा मुगलों ने, तो उसके चक्कर में इनका जो बाद में जो सिख थे, सिख समुदाय था, उनका एक ही लक्ष्य था, मुगलों को पेलो यहाँ से पहले, जिसका नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। और बंदा बहादुर ने बहुत जगह बवाल भी मचवा दिए, बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया था। बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को प्रथम सिख राज्य की राजधानी बनाया। पहाड़ों के बीच में था बिल्कुल, लोहगढ़ नाम जो है ये जगह थी ना, पहाड़ों के बीच में, ताकि मुगल सेना आसानी से ना पहुंच सके। उस समय मुगल शासक फर्रुखसियर ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। बंदा सिंह बहादुर बंदी बना लिए गए और 1716 में बंदा बहादुर का निर्दयता से वध भी कर दिया गया, जो कि हमने ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ लिया था भाई उसी चैप्टर के अंदर। सिखों को अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी झेलने पड़े थे। सिखों ने बिना विचलित हुए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से अब्दाली को खदेड़ दिया। कालांतर में पंजाब में 12 मिसलें अस्तित्व में आई। राजा रणजीत सिंह की सुकरचकिया मिसल प्रमुख थी, जिसने अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को जीतकर सिख साम्राज्य का विस्तार किया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना का यूरोपीय ढंग से गठन किया था, जैसे यूरोप वाले कर रहे थे ना अंग्रेज, तो वैसा सही इन्होंने भी गठन किया था। हैदराबाद के बारे में जानते हैं। हैदराबाद काफ़ी प्रसिद्ध रियासत हुआ करती थी, बहुत बड़ी रियासत थी। दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य है। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में की थी। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके इनाम के तौर पर मुगल शासक ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दे दी। पूरा दक्षिण तुम संभालो भाई, और मुझे बस कर देते रहना एक टाइम पे। दक्षिण दरबार में गुटबंदी होने व
मुगल सम्राट की निर्बलता का लाभ उठाकर उसने मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। उसने मुगल शासक की अनुमति के बिना युद्ध और संधियां भी कर दी। मतलब अब गड़बड़ होगी भाई मामला। वह अपने राज्य का विस्तार करने लगा। इसी के परिणाम स्वरूप बाजीराव ने, जो मराठा सरदार थे ना, मराठा पेशवा थे, है ना, तो उसने जो है 1728 में पालेखत के युद्ध में उसको हरा दिया। भाई तू ज्यादा फुदक रहा है। मराठे अपने चोड़ में भाई, वो मतलब सब अपने अपने, वो था ना, जमीन सबको हथियानी है, कौन पीछे रहना चाहेगा। तो इसको हरा दिया, जिसके कारण उन्होंने मराठा संघ को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया। ये जो क्षेत्र थे, जो हैदराबाद के अंडर में आ रहे थे सारे, वो सारे क्षेत्र का जो भी कर था वो सारा उनको देना पड़ेगा, मराठों को बेचारों को। 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा नासिर जंग और पोता जो है मुजफ्फर जंग में हैदराबाद के सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का और अंग्रेजों ने जो है नासिर जंग का पक्ष ले लिया। मतलब फ्रांसीसी भी एक जो है कम्युनिटी आई, जैसे अंग्रेज आए थे ना भारत में, तो वैसे ही जो है फ्रांस वाले लोग थे, उनको फ्रांसीसी कहते थे। दोनों यूरोप से ही आए थे, लेकिन इनका जो मकसद था ये व्यापार करने के बाद, ये भी जमीन हथियारे, अंग्रेज अपनी जमीन हथियारे थे। बाद में इनसे टिका नहीं गया तो ये भाग लिए थे, और हम जानते हैं सिर्फ अंग्रेजों को, है ना। तो ये जो है ना दो पक्ष बना दिए इन्होंने, एक इस पार्टी का समर्थन दे रहा, एक दूसरे का दे रहा। फ्रांसीसियों ने एक षड्यंत्र से नासिरगंज का वध करवा दिया और मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठवा दिया। अब आगे के शासक कमजोर सिद्ध हुए, जिसके कारण हैदराबाद राज्य की स्थिति कमजोर होती चली गई। 1798 में निजाम अली ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और हैदराबाद अंग्रेजों पर आश्रित हो गया, यानी कि अंग्रेजों के बेसिकली कब्जे में आ गया एक तरीके से। अब हैदराबाद में बता रहे हैं वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो ये है हमारा आज हैदराबाद, ठीक है। मतलब उसके बाद में विभाजन करे गए थे, छोड़ो, फैक्ट अलग है, वो अलग चीज़ में जानेंगे हम। अब अगला जो लोकेशन थी अच्छी सी प्यारी सी, वो थी कर्नाटक। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर, हर जगह आप जानोगे मुगल मुगल हो रखा भाई, मुगलों ने पूरा भारत कब्जा मार रखा था। मतलब कहीं पे सीधे सीधे बैठे हुए थे, कहीं पे जो है इनडायरेक्टली तरीके से बैठे हुए थे। अब मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार सआदत उल्ला खां ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सआदत उल्ला खां के बाद दोस्त अली खां यहाँ का नवाब बना, लेकिन हैदराबाद की तरह कर्नाटक में भी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। सबको भाई राजपाट चाहिए था। दोस्त अली खां की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन नवाब बना, तो उसके दामाद चंदा साहब ने कर्नाटक की गद्दी पर अपना दावा पेश करा और गद्दी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए फ्रांसीसियों की शरण ली। अब फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में मदद करी थी ना, तो वैसा सा सीन चाहता था ये भी। फ्रांसीसियों की सहायता से चंदा साहब ने कर्नाटक पर हमला करके अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया, लेकिन अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। भाई ये तो नकली बंदा है, इसको नहीं चाहिए हमको। अंग्रेजों ने चंदा साहब की राजधानी अकाट पर हमला करके की हत्या कर दी। भाई पहले उसको राजा बना दिया, फिर मार डाला उसको ही। कर्नाटक अब अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। हैदराबाद व कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में 3 लड़ाइयां हो गई। अब देखो मामला क्या था, समझ गए ना। पहले तो अंग्रेज चाह रहे भाई, पहले तो यहाँ के देशी राजा जो है वो चाह रहे हैं कि भाई हमारा राज हो, वो अपना बेटा पोते से लड़ रहा है, अपने कुनबे वालों से लड़े पड़े हैं। उसके बाद में मदद ले रहे हैं विदेशियों से, एक तरफ में फ्रांसीसी, एक तरफ में अंग्रेज। अंग्रेज चाह रहे हम कब्जा कर ले, फ्रांसीसी चाह रहे हम कब्जा कर ले। अब इसी बवाल के चक्कर में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की आपस में लड़ाई मच गई वहाँ कर्नाटक के बीच में, और 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए, और बाद में अंग्रेज यहाँ पे रह गए थे और फ्रांसीसियों को कल्टी होना पड़ा यहाँ से। अब देखते हैं अगला राज्य, जाट राज्य। मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक और धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुगल के नेतृत्व में जाटों ने भी अपनी जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यद्यपि संघर्ष को कुचलने के बाद भी जाट नेता राजा राम चूड़ामन के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा। बहादुर शाह प्रथम ने संघर्ष को कम करने के लिए जाटों से समझौता करके चूड़ामन को मुगल दरबार में 1500 जाट और 1500 सवार का मनसबदार बना दिया। मतलब कि तो यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो कि लीडर बना दिया उसको, एक छुटकू लीडर, ज़्यादा छुटकू भी नहीं था, मतलब ठीक से लेवल का लीडर बना दिया। फिर भी चूड़ामन ने मुगल सम्राट की दुर्बलता का लाभ उठाकर शक्तिशाली बनने का प्रयास किया। सबको यही था भाई, चाहे तो इनको पे लो, चाहे राजपाट कर लो। मुगल सम्राट फुरकुशियर ने जाटों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उन्हें राजपूतों के साथ आपस में लड़वाने का प्रयास किया कि राजपूतों की बजवा दो आपस में, तुम बैठ के मजे लेते रहियो। तो चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात जो है बदन सिंह और उसका बेटा सूरजमल ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सूरजमल, ये सूरजमल का फोटो है, ये बहुत जगह देखा होगा आपने, अगर आप एक जाट हो हरियाणा से तो पता होगा। ज़्यादातर हरियाणा में जाट का ही क्षेत्र है ना, तो वही देखते होंगे वीडियो में, है ना।
मतलब हिंदू में जर्नल में ज़्यादातर यही आते हैं। तो अब जो है सूरजमल एक चतुर एवं योग्य नेता था। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का भी सामना किया। उनकी मृत्यु के पश्चात जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह और रणजीत सिंह जाटों के प्रमुख नेता बन गए। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत तक संघर्ष किया और स्वतंत्र विचारधारा के प्रवाह को आगे बढ़ाते रहे। मतलब ये चीज़ चलती रही, अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रही और शासक निपटते गए, ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू होता गया। अब अगला जो था इलाका वो था रुहेलखंड। रुहेलखंड तथा बंगस पठानों की राज्यों की स्थापना 17वीं शताब्दी के अफगानों के विस्थापन का परिणाम थी। अफगानिस्तान में 18वीं सदी के मध्य में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाने के कारण बहुत बड़ी संख्या में अफगानी रोह घाटी से विस्थापित हो आए। कुछ समय के बाद अवध के शासक ने अंग्रेजों के सहयोग से इन्हें ख़त्म भी कर दिया। नादिर शाह के हमले के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद खान ने रुहेलखंड के एक छोटे राज्य की स्थापना की। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में के उत्तर में कुमायूं पहाड़ियों और दक्षिण में गंगा नदी के बीच स्थित था। छोटा सा इलाका था। इस राज्य को आगे चलकर जाटों और अवध के शासकों और बाद में मराठों और अंग्रेजों के हाथों पराजित होना पड़ा। मतलब भाई कुटाई ही कुटाई होती रही इसकी पूरी ज़िंदगी और कुछ नहीं हुआ इसके पास, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे एक फैक्ट से टाइप का देखा, रुहेलखंड ब्रिटिश भारत के 9 प्रशासनिक मंडलों में से एक था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अब है आज के टाइम पे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर के ज़िले आते हैं। छोटा सा इलाका है, मतलब ये ठीक ही है बस। दिल्ली से पूर्व की ओर फर्रुखाबाद में एक अफगान सरदार मोहम्मद खान बंगस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसने भी कमज़ोर होते ही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए अलीगढ़ और कानपुर के महत्वपूर्ण भूभाग पर स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। सबको यही था भाई, ज़मीन कब्जा और कुछ नहीं था। देखो इसमें राजाओं के नाम आपको याद नहीं रहेंगे, बट आपको जो है ना लिमिटेड से क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना, वो पता लग जाएगा क्या किस टाइप से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। छोटे छोटे आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें से। बुंदेलखंड जो है भारत के मध्य में स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ महाराजा छत्रसाल के द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया। 1728 में जब मोहम्मद खां बंगस ने यहाँ हमला किया तो पेशवा बाजीराव ने सहायता कर दी और बंगस को हरा दिया। आगे चलकर यह राज्य मराठों के शासन में चला गया। मराठे इसको संभालने लगे थे बुंदेलखंड को। अब यहाँ पे बता रखा है बुंदेलखंड राज्य है आधुनिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में पड़ता है। इसमें उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िले हैं और कुछ ज़िले मध्य प्रदेश में पहुँच गए। अब पहले रियासतें थी ना, तो बाद में बना था इनको। अब ये है हमारा काम का जो हमको ध्यान रखना है, जो चीज़ें याद रखनी है। 18वीं सदी में भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित परंपरागत अर्थव्यवस्था का होना, ग्रामीण सामाजिक संरचना का आत्मनिर्भर होना, प्रकृति पर निर्भर साधनों का होना, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं पुरुष प्रधान समाज का होना, भारतीय समाज में मध्य वर्ग का उदय होना, ये सारी चीज़ें हुई थी उस समय के दौरान। 18वीं सदी के दौरान में भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विषमताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता थी। अधिकतर लोग खेती का काम करते थे, आज भी खेती करते हैं ना। समाज में जहाँ एक और अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो दूसरी ओर गरीब किसान, काश्तकार, मजदूर, जनसाधारण कष्ट में था। भारत का सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, धातु बर्तन उद्योग, आभूषण उद्योग आदि उच्च कोटि के थे, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के माने जाते थे। बहुत फायदा था इनमें। विदेशी आक्रमणों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा बर्बाद कर दिया और इन धंधों को चौपट कर दिया। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति अराजकतापूर्ण ही रही। आपसी संघर्ष एवं विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डामाडोल कर दिया था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। इस स्थिति का फायदा पुर्तगालियों, डच और फ्रांसीसियों अंग्रेजों ने उठाया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत की सार्वभौम सत्ता पर अधिकार करके उसकी अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। यानी कि इस तरीके से जो है ना धीरे धीरे घुसे थे अंग्रेज सब। भाई जब अपनों में एकता नहीं होती ना, तो बाहर वाले मजे ले ही जाते हैं। तो वही सीन हुआ था, आपस में एकता थी नहीं देश में, तो बाहर वाले आए मजे लेके कल्टी हो लिए। मतलब कल्टी क्या हो लिया, लूट के भाग गए। फिर वो भारत में यूरोपीय शक्तियाँ यानी कि अंग्रेजी लोग जो है आए थे, उनके बारे में जानने को मिलेगा। अभी यूरोपीय शक्तियों के लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ और अंत में अंग्रेज इसमें सफल हो गए। इंग्लैंड से आए थे जो अंग्रेज, वो सफल हो गए, बाकी भी अंग्रेजी थे। वैसे तो व्यापार के लिए भारत में यूरोप से कई कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैनिश आदि। देखो कितनी सारे नाम
आए थे, जो भारत में व्यापार करने या ज़मीन हथियाने के बहाने से आ रहे थे, जिन्होंने व्यापार हेतु भारत में अपने पैर फैलाए। इनमें अंग्रेज सामान्यतः पूरे भारत में अपनी राजनीतिक आधिपत्य जमाने में सफल रहे और 1947 तक राज करते रहे। उसके बाद देश आज़ाद हो गया था, वो भी बहुत बवाल हुआ था। भारत में अंग्रेजों ने व्यापार को उत्तरोत्तर सुदृढ़ एवं विकसित किया। उन्होंने 18वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में सम्राट फर्रुखियर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके व्यापार को और अधिक फैलाया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्रों से समृद्ध प्रांत बंगाल में भी अपना आधिपत्य जमा लिया। हैदराबाद और मैसूर में आपस में भारतीय शक्तियों को लड़वा कर अपना प्रभुत्व जमाया। और 1757 में प्लासी का युद्ध षड्यंत्रकारी युद्ध था, क्योंकि पैसे खिला दिए थे ना मंत्रियों को। 1764 में बक्सर का युद्ध, मैसूर और कर्नाटक में भारतीय शक्तियों को आपस में लड़वा कर अपना प्रभुत्व जमाया। इससे हुआ क्या कि वो जो है ना दक्षिण भारत के अंदर अंग्रेजों का एक बार जमीन, मतलब ये होता है ना शुरुआत होती है एक चीज़ की, और जब शुरुआत हो चुकी थी तो भाई अब दूसरे राजा भी पिटेंगे, मुगल भी पिटेंगे, सब पिटेंगे। तो धीरे धीरे करके इन्होंने सभी को खदेड़ दिया, अंग्रेजों ने पेल डाला, भारत के या बाहर के सब राजाओं को भगा दिया। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखियर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिसके कारण आने वाले समय में भारत को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। तो ये भी एक फैक्ट बता रखा है। क्या आप जानते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन सी विदेशी कंपनियां आई थी? अरे अभी भी पढ़ के आए थे, बहुत सारी थी ना। पाठ का सार, यहाँ पे पाठ का सार दे रखा है, चलो 3 ही लाइनें पढ़ लेते हैं। इसको भी इतना बड़ा पढ़ के आए यार, इसको नहीं पढ़ेंगे हम फिर। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक रियासतें दे दी। अब ये इनको तो क्या था, इसके बस का तो कुछ था नहीं, तो इसने सोचा अंग्रेज संभाल लेंगे अपने आप, इनको पकड़ा दी उठा के। भारत का उच्च कोटि का सूती और रेशमी कपड़ा, मसाले, नील, शक्कर, औषधियाँ और बहुमूल्य रत्न किसी भी राष्ट्र को लालायित करने के लिए काफ़ी थे। ये चीज़ें थी जिनकी वजह से लालच आ जाता। दिल्ली दरबार में गुटबंदी होने और मुगल सम्राट की निर्बलता का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफजाह ने 1724 में की थी। नाम याद नहीं रहेगा भाई इसका। तो पंजाब में शुक्रचकिया मिसल के शासक रणजीत सिंह महान शासक थे। तो मेन जो है ना इसमें चैप्टर में कुछ खास नहीं है, और क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इतना खास चैप्टर नहीं लगा मेरे को। 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे बड़ा क्वेश्चन मेरे को भी नहीं लगता आएगा। हाँ बाकी ये युद्ध वगैरह पूछ सकते हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे छोटे छोटे से, तो उनके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल खत्म करते हैं चैप्टर को, वीडियो को खत्म करते हैं। और हाँ, अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की अलग से वीडियो मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, तुम चेक ही नहीं करते यार बिल्कुल भी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड का तो पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो यार बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लेना याद से। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।